पहल बदलाव हमसे है में पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। और सार्थक पहल के माध्यम से आज हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा चलाए गए राष्ट्रीय आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी भूमिका। इससे पहले वीडियो में हमने देखा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 कहां पर हुई? बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बॉम्बे। और अध्यक्षता किसने की थी? व्योमी चंद्र। इसका जब स्थापना हुई थी तब इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। और ऐसे बोला जाता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय संघ है ये एक अंग्रेज अधिकारी, सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। और वो भी उस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड डफरिन के इशारों पर की गई। अलग अलग प्रतिक्रिया हुई कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग राय दी। जहां अंग्रेजों की ओर से ये सेप्टी वॉल्व के रूप में इसकी स्थापना हुई, तो वही जो राजनीतिज्ञ थे भारतीय थे ये बोलते थे कि ये तड़ित चालक के रूप में इसकी स्थापना की गई। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम 3 अधिवेशन, इसकी चर्चा करेंगे कि प्रथम 3 अधिवेशन बड़े महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी ये भी पूछा जाता है। तो प्रथम अधिवेशन कहां पर? बॉम्बे में। और उसकी अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने। और दादा भाई नौरोजी इसके प्रथम दिवसों में उपस्थित नहीं थे। फिर बाद में उन्होंने इसका नाम क्या सुझाया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इसमें हम चर्चा करेंगे, बड़ा अच्छा वीडियो हम पढ़ेंगे। तो ये है कांग्रेस की स्थापना। 28 दिसंबर 1885 सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम। और कांग्रेस जो शब्द है उत्तरी अमेरिका से लिया गया है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की भाषाओं का शब्द है और जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह। और किसके कहने पर यह नाम रखा गया? दादा भाई नौरोजी के कहने पर। प्रथम 3 अधिवेशन की बात करें तो प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 कहां पर? बॉम्बे में। और अध्यक्षता किसने की? व्योमी चंद्र बनर्जी, W.C. बनर्जी। दूसरा जो अधिवेशन हुआ है वो हुआ है 1886 में कलकत्ता में, दादा भाई नौरोजी। एक बार MPPSC ने क्वेश्चन पूछ लिया था, सरल सा क्वेश्चन था, कांग्रेस के सर्वाधिक अधिवेशन कहां पर हुए? तो कहां पर हुए हैं? कलकत्ता में उसके सर्वाधिक अधिवेशन हुए। दूसरा अधिवेशन हुआ और उसका नाम क्या, उसकी अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी। तीसरा अधिवेशन का हुआ 1887 में मद्रास में हुआ। वार्षिक अधिवेशन है, वार्षिक अधिवेशन मतलब हर साल होने वाला अधिवेशन, वर्ष में एक बार। और अध्यक्षता किसने की इसमें? बदरुद्दीन तैयब जी। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी भी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। और कब अध्यक्षता की? 1887। कहां पर? मद्रास में। अब यह है कि इसका प्रारंभिक नाम क्या था? तो सितंबर 1884 थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्षीय सम्मेलन में इस राष्ट्रीय सम्मेलन की कोई बात की थी और उसका नाम क्या रखा था? इंडियन नेशनल यूनियन, भारतीय राष्ट्रीय संघ, INU, इंडियन नेशनल यूनियन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और फिर बाद में उसका नाम क्या आया? INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1896 में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, कौन है इसके रचयिता? बंकिम चंद्र चटर्जी। और सबसे पहले कब गाया गया था? ये 1896 वंदे मातरम गीत कलकत्ता अधिवेशन में। फिर कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। कांग्रेस का विभाजन आगे पढ़ेंगे, नरम दल और गरम दल, 2 भागों में कांग्रेस बढ़ जाती है। और ये विभाजन कब हुआ था? 1907 में। हमारे जो राष्ट्रगान है जनगण मन, रचयिता कौन है इसके? रविंद्रनाथ टैगोर। इसे सबसे पहली बार का कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में। अब देखो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में, ये जो 1896 में वंदे मातरम जो गाया था कलकत्ता अधिवेशन में,
1911 में जनगण मन गाया कलकत्ता अधिवेशन में। तो ये प्रूफ हो गया कि सर्वाधिक कांग्रेस के अधिवेशन कहां पर हुए हैं, कलकत्ता में हुए हैं। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929, पूर्ण स्वराज की मांग जिसे कहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी, वो 1929 में। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, अब देखो 1907 सूरत अधिवेशन, कांग्रेस क्या हुआ, नरम दल और गरम दल दो भागों में विभाजित हो गया था। तो ये दोनों धड़े जो है वो एक साथ मिलकर कब आए और देश की स्वतंत्रता के लिए काम करने की कोशिश की। तो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916, जिसमें नरम दल, गरम दल, कांग्रेस, मुस्लिम लीग में समझौता हो गया था। तीनों दल एक साथ में आए, कांग्रेस का नरम दल, कांग्रेस का गरम दल और मुस्लिम लीग। कांग्रेस का स्वतंत्रता के बाद प्रथम अधिवेशन जयपुर राजस्थान में हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे, पट्टाभी सीताराम भैया। ये शायद पहली बार पढ़ा होगा। स्वतंत्रता के बाद में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पे हुआ था, तो जयपुर में हुआ था, राजस्थान के जयपुर में, और अध्यक्षता किसने की, डॉक्टर पट्टाभी सीताराम ने। ये कुछ तस्वीरें हैं जब कांग्रेस की शुरुआत हुई थी। कांग्रेस की जो कार्यप्रणाली है, इसके आधार पर हमने राष्ट्रीय संघर्ष को 3 भागों में बांटा है। जो प्रथम चरण जो है 1885 से 1905 तक नरम दल, और इसके प्रमुख नेता ये है दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी। ये सब कौन से नेता थे, नरम दल के नेता थे। कांग्रेस का जो द्वितीय दौर है वो 1905 से या 1906 से 1919 तक महात्मा गांधी जी के राजनीति में सक्रिय पदार्पण तक, ये गरम दल। और गरम दल के प्रमुख नेता ये है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और महर्षि अरविंद घोष। ये गरम दल के नेता थे। नरम दल की कार्यप्रणाली और उनके विचार, नरम दल के नेता दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, व्योमी चंद्र बनर्जी, ये सब अंग्रेजों की जो कार्यप्रणाली है उसमें बड़ी विश्वास करते थे। ये मानते थे कि अंग्रेज जो बड़े न्यायप्रिय है, ये कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते, बस अपनी मांगे इनके पास में सही ढंग से पहुंचाना है। और पहुंचाएंगे कैसे, आवेदन, निवेदन, प्रार्थना पत्र और स्मरण पत्र। आवेदन, निवेदन, पहले आवेदन लिखेंगे, फिर निवेदन करेंगे, नहीं हुआ तो फिर प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना पत्र में यदि कोई काम नहीं हुआ तो फिर स्मरण पत्र देंगे कि पहले भी हम आपके बात में आए थे, ये हमारा निवेदन था। ये इनकी कार्यप्रणाली थी। संवैधानिक एवं शांतिपूर्ण आंदोलन, वो किसी प्रकार की हिंसा या उग्रता वाले विचार उनके मन में नहीं थे। याचिका, प्रार्थना, प्रतिनिधि मंडल, इसके माध्यम से वो कार्य करना चाहते थे। ब्रिटिश शासन में सुधार की मांग करते थे। उन्होंने कभी नहीं बोला अंग्रेजों भारत छोड़ो, उन्होंने बोला आप पढ़े लिखे लोग हैं, बढ़िया शासन कर रहे हैं आप, लेकिन लोगों का ख्याल रखो, जो कार्य प्रणाली है उसमें सुधार करो। ये वो कुछ उनसे सुधार की आशा रखते थे वो। और क्रमिक राजनीतिक परिवर्तन, एकाएक सत्ता परिवर्तन नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि धीरे 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 करके सत्ता हमारे हाथों में दे। सूरत अधिवेशन, जिसकी अभी चर्चा की हमने, सूरत अधिवेशन कब, 1907। सूरत अधिवेशन 1907, गुजरात के सूरत में, और अध्यक्ष कौन से, रास बिहारी बोस। सूरत अधिवेशन 1907, अध्यक्षता किसने की, रास बिहारी बोस। और अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हुआ। गरम दल वाले किसी और को अध्यक्ष बनाना चाहते थे और कांग्रेस का अध्यक्ष किसी और को बना दिया। आंदोलन की रणनीति पर मतभेद। रणनीति कि हमें क्या करना है, नरम दल वाले चाहते थे क्या, आवेदन, निवेदन, प्रार्थना पत्र, इसके माध्यम से काम कर रहे थे। और गरम दल वाले क्या चाहते थे कि नहीं, हमें सत्याग्रह या बहिष्कार, ऐसे कड़क निर्णय हमें लेने की आवश्यकता है। फिर नरम दल और गरम दल में वैचारिक संघर्ष, कांग्रेस का प्रथम विभाजन, और गरम दल कांग्रेस से अलग हुआ और अगले कुछ वर्षों तक कांग्रेस से वो अलग ही रहा। फिर हम गरम दल की बात करें तो
गरम दल के प्रमुख नेता है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल। एक नाम और बताया मैंने, महर्षि अरविंद घोष। अरविंद घोष जो है वो गरम दल के नेता तो थे, लेकिन बाद में जो है वो मुख्य राजनीति से अलग हो गए थे और उन्होंने पांडिचेरी की बोरीवली में एक आश्रम बनाया और वहीं पर वो साधना करने लग गए। और बाल गंगाधर तिलक जी, कभी इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त नहीं। क्वेश्चन बनता है कि ऐसे कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर जो कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, तो वो है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल। बाल गंगाधर तिलक जी का नारा क्या है? स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार, जन आंदोलन व संघर्ष। अब गरम दल के द्वारा विभिन्न मतलब उग्र कार्यवाही के ये समर्थक थे। वो चाहते थे कि अंग्रेजों से हमें आवेदन निवेदन प्रार्थना नहीं करना है, बल्कि हमें उनके साथ में कुछ बड़े कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है और हमें क्रमिक सुधारों की जरूरत नहीं है, क्रमिक सुधारों की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें स्वराज चाहिए, स्वराज चाहिए। लखनऊ अधिवेशन, जैसे हमने बताया कि अब नरम दल, पहले नरम दल ने कार्यवाही की, कुछ मांगे रखी। ब्रिटिश सरकार ने, जो ब्रिटिशर्स थे, जो गवर्नर थे, वाइसराय थे, वो जो है वो तुष्टिपूर्ण नीति अपनाते थे। कुछ बातों को, इनकी मांगों को मान लेते थे और फिर नेक्स्ट करके आगे का समय उनको देते जाते थे। फिर सूरत अधिवेशन हुआ और ये बोला कि अब नरम दल ने अपने सारे हथकंडे अपना लिए, सब तरीके के प्रयास कर लिए, अब इनसे संभव नहीं है। फिर गरम दल हावी हुआ भारत में, फिर इन्होंने भी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन सब कुछ चलाया इन्होंने, लेकिन बदले में क्या मिला? बंगाल विभाजन 1905, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया 1905 में, दिल्ली दरबार का आयोजन किया 1911 में। सारी जो अंग्रेज अपने मनमर्जी से करते रहे। और यदि हम देखें तो गरम दल भी धीरे धीरे कमजोर पड़ता नजर आया। तो फिर क्या हुआ? लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन उत्तर प्रदेश में हुआ 1916 में और इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार। ये क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रासबिहारी बोस 1907 और कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार 1916। और क्या हुआ? नरम दल और गरम दल का पुनः एकीकरण हुआ। अब जो 1906 में ढाका में आगा खान और सलीमुल्लाह के सहयोग से, ये इनके अथक प्रयासों से मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति का परिणाम, अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति का परिणाम। मुस्लिम लीग अपनी मांगों को लेकर अलग खड़ी थी, कांग्रेस अपनी मांगों को लेकर अलग। कांग्रेस ने नरम दल के माध्यम से, गरम दल के माध्यम से प्रयास किया, कोई सफलता नहीं मिली। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई, उन्होंने अपनी मांगों को लेकर अंग्रेजों के सामने अपनी मांगे प्रस्तुत की और 1916 आ गया, 10 साल का समय हो गया। मुस्लिम लीग का भी जिस उत्साह के साथ में, जिस आशाओं के साथ में स्थापना हुई थी, ऐसी कोई मांगे उनकी पूरी हुई नहीं। तो उन्होंने, उनको भी समझ में आ गया कि ये जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है ये फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत हुई है और अलग अलग यदि हम संघर्ष करते रहेंगे तो इसका फायदा अंग्रेजों को मिलेगा, हम लोगों को नहीं। और इसी उद्देश्य के साथ में लखनऊ अधिवेशन 1916 में नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग, इन तीनों जो दल थे वो एक साथ में आए और राष्ट्रीय आंदोलन उन्होंने शुरू किया। प्रमुख बातें यदि देखें तो लखनऊ समझौता 1916 की प्रमुख बातें, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर कार्य करने का निर्णय लिया। भारतीयों को अधिक राजनीतिक अधिकार देने की मांग की गई। किससे? अंग्रेजों से। कि अब हमारा उद्देश्य क्या होगा कि हमें और अधिक राजनीतिक अधिकार चाहिए। प्रांतीय स्वायत्तता पर बल दिया गया, पृथक निर्वाचन को स्वीकार किया गया। अब जो 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, अब अंग्रेजों ने ये तो किया, मुस्लिम लीग
की स्थापना हुई, बोले आप अपनी मांगे रखो, तो उन्होंने मांग रखी और अंग्रेजों ने स्वीकार भी कर लिया, ताकि मुस्लिम लीग और कांग्रेस आपस में लड़ती रहे, अंग्रेजों से ध्यान भटकता है। वर्तमान में भी यही है। शिक्षा की बात करते हैं तो हमारे पढ़ने के साधन कम है और डिस्ट्रक्शन के साधन, भटकने वाले साधन बहुत ज्यादा है। पढ़ने में यही तो दिक्कत है। तो ऐसे उस समय भी वो मुस्लिम लीग और कांग्रेस का ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने क्या दे दिया, उनको पृथक प्रतिनिधित्व या पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया। कांग्रेस हमेशा इसका विरोध करती है। अब मुस्लिम लीग साथ में तभी आने को तैयार थी जब कांग्रेस उसकी मांग को स्वीकार कर ली। मजबूरी में कांग्रेस ने जो है मुस्लिम लीग के सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो है, पृथक प्रतिनिधित्व को जो है वो स्वीकार कर लिया। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मुस्लिम जो कांग्रेस ने मुस्लिमों के पृथक प्रतिनिधित्व को कब स्वीकार किया। दिया तो ब्रिटिश सरकार ने 1909 में, लेकिन कांग्रेस ने कब स्वीकार किया, 1916 लखनऊ समझौते के तहत। ये फिर से वही बात कि 1907 में कांग्रेस का प्रथम विभाजन सूरत अधिवेशन में, 1916 कांग्रेस का पुनर्मिलन लखनऊ अधिवेशन में, और कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता। तिलक का नारा क्या था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। इसके बाद में कांग्रेस का जो तृतीय चरण होता है, तृतीय चरण, तीसरा चरण 1919, तो ये होता है गांधी जी का राजनीति में पदार्पण। अब गांधी जी के बारे में संक्षिप्त जानकारी, तो ये सबको पता है, इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म कब हुआ, 2 अक्टूबर 1869 1869 पोरबंदर गुजरात में। पिता का नाम करमचंद गांधी जो राजकोट के दीवान थे। पत्नी का नाम इनके कस्तूरबा गांधी। संतान इनके 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। निधन कब हुआ इनका, 30 जनवरी 1948। कहां पर, नई दिल्ली में। ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है। गांधी जी की मृत्यु कब हुई ये सबको पता है, स्थान हम पहली बार पढ़ रहे, कहां हुआ, नई दिल्ली में। उपनाम क्या है, बापू। बापू किसने दिया इनको, सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और राष्ट्रपिता यहां पब्लिक ने दिया है, पब्लिक ने दिया है, लेकिन कभी ऐसा क्वेश्चन बनता है तो सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस का नाम। प्रमुख विचार इनके सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, स्वदेशी, सर्वोदय, ट्रस्टीशिप, ग्राम स्वराज, ये सारी जो अवधारणाएं जो आज की सरकारें जिनको लागू करने के लिए रात दिन प्रयास कर रही है, और ये विचारों के जनक कौन है, गांधी जी। बोलते हैं ना गांधी जी अभी कहां है, तो गांधी जी इन सब में है। ट्रस्टीशिप, ग्राम स्वराज, सर्वोदय, सत्याग्रह, स्वदेशी, आज स्वदेशी आंदोलन चल रहा है, और उसके जनक कौन है, महात्मा गांधी जी। गांधी जी की शिक्षा दीक्षा की बात करें तो 1887 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। मैट्रिक मतलब पहले की 11वीं जिसे कहते हैं, मैट्रिक की परीक्षा। 1888 में लंदन गए वो बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए। कुछ दिन पहले ये क्वेश्चन पूछा था मैंने। 1888 में लंदन से उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की। किस कॉलेज से उन्होंने किया, तो ये है इनर टेम्पल लंदन विश्वविद्यालय से कानून की शिक्षा प्राप्त की उन्होंने। कॉलेज का नाम इनर टेम्पल, विश्वविद्यालय कौन सा, लंदन विश्वविद्यालय से। भारत कब लौटे हो, 1891 1891 में बैरिस्टर बनकर भारत में लौटे। लंदन में रहते हुए शाकाहारी भोजन किया। देखो कितनी अच्छी बात। बच्चे अभी क्या है, वहां रामजीपुरा से बैतूल आते हैं तो उनका खान पान बदल जाता है। यहां से इंदौर भोपाल जाते हैं तो फिर खान के साथ साथ पान भी बदल जाता है उनका, है ना। लेकिन वो लंदन में रहते हुए, यहां से विदेश जाते हुए भी शाकाहारी भोजन किया। गीता, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था, वो कहीं से गेस्ट लेक्चर के लिए सर आए थे और गांधी जी के ऊपर उन्हें गेस्ट लेक्चर देना था। बच्चों से पूछा गांधी जी की एक हाथ में क्या रहती है, बोलते लकड़ी रहती है। दूसरे हाथ में क्या रहती है, एक किताब रहती है। उस किताब का नाम क्या है, वो किताब कौन सी है, गीता। जैसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के हाथों में क्या रहता है, देश का संविधान, और गांधी जी के हाथ में क्या रहती है, गीता रहती है।
तो लंदन में रहते उन्होंने शाकाहारी भोजन, गीता, बाइबल, लियो टॉलस्टॉय, वो अक्सर क्वेश्चन पूछ ले रहता है, वो किससे बहुत अधिक प्रभावित थे? तो दक्षिण अफ्रीका में जब वो गए थे तो टॉलस्टॉय और रस्किन की बातों से बहुत अधिक, ये जो सत्याग्रह, सर्वोदय, ये कहां से लिया उन्होंने? टॉलस्टॉय और रस्किन की पुस्तकों से लिया। सत्य, अहिंसा, शाकाहार, 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 ठीक, सत्य, अहिंसा और शाकाहार। जब वो दक्षिण अफ्रीका गए, जो राष्ट्रीय आंदोलन की उनके द्वारा जो शुरुआत की गई थी, तो वो कहां से की थी? दक्षिण अफ्रीका से। तो उसका जो प्रयोग हुआ है, प्रारंभिक प्रयोग हुआ है, वो कहां हुआ है? दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। और 1893 में वो दक्षिण अफ्रीका गए थे एक मुकदमे के सिलसिले में, और घटना है पीट्समैटिनबर्ग स्टेशन पर उन्हें गिवैया रंग होने के कारण प्रथम श्रेणी से निकाल दिया गया, काला कुली कहकर पुकार दिया, और स्टेशन पे थे, प्रथम श्रेणी का टिकट था उनके पास। लेकिन जब वो वहां उस डिब्बे में बैठे तो अंग्रेज लोग आए और बोले कि अरे अरे ये कहां से आ गया, ये कहां से आ गया, इनको हटाओ। तो उन्होंने बताया भाई मेरे पास में टिकट है, मेरे पास में टिकट है, प्रथम श्रेणी का है। तो वो उन्होंने आंदोलन कर दिया वहीं पर। बाकी सब यात्री जो है बाहर उतर आए और बोले कि ये बैठेगा तो हम नहीं बैठेंगे, या ऐसा उनके साथ बोला। टीसी को बुलाया और टीसी ने उनसे निवेदन किया कि अब आप बाहर उतर जाए। जबरदस्ती उनका सामान वहां पर फेंक दिया गया, उन्हें उतार दिया गया पीटमैटिन्सबर्ग स्टेशन पर, ठीक। यहीं से अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना शुरू किया। वैसे वो तो संपन्न परिवार के थे, भारत में छुआछूत, जाति प्रथा सदियों से थी, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं था। लेकिन जब उनके साथ में ऐसी घटना घटी, तब उन्हें लगा कि साला ये तो मेरे साथ पहली बार हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ तो लोगों के साथ में सदियों से ऐसा होते आ रहा है, तो उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। तब उन्होंने सोचा कि अब मुझे ऐसी जो सामाजिक कुप्रथाएं हैं इनके खिलाफ लड़ना चाहिए। 1894 में उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कब? 1894 नटाल इंडियन कांग्रेस, इसकी स्थापना की। 1906 जुलू रजिस्ट्रेशन एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। जैसे भारत में नील की खेती, वैसे ही वहां पर ये परंपरा थी जुलू वाली, और जुलू रजिस्ट्रेशन एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया, इन्हें सफलता भी मिली, और गांधी जी को उनके लिए जुलू पदक भी प्राप्त हुआ था, उन्हें पदक भी दिया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा। 1906 में फिनिक्स सेटलमेंट की स्थापना की, फिनिक्स फार्म की स्थापना की उन्होंने 1906। 1908 में ट्रांसवाल में सत्याग्रह का नेतृत्व किया। 1913 में मजदूरों के लिए सत्याग्रह, टैक्स लगाए के विरोध में इन्होंने आंदोलन किया, और 1914 में इन्होंने भारत वापसी। भारत कब पहुंचे थे? 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 किस रूप में मनाते हैं? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। जब भारत में आए तो फिर उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की। तो सबसे पहले गांधी जी के प्रमुख आंदोलन की बात करें। अब गांधी जी का सक्रिय राजनीति में पदार्पण नहीं हुआ अभी पूर्ण रूप से, तो शुरुआत उनके ऐसे छोटे छोटे आंदोलनों से हुई। किसान आंदोलन, इससे उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले जी को अपना राजनीतिक गुरु बनाया, और उनके मार्गदर्शन में ही उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस से सदस्यता ग्रहण करने के बाद उन्होंने बोला कि पहले आप भारत भ्रमण कीजिए, लोग क्या चाहते हैं इसे समझे। तो सर्वप्रथम उनका जो उनके द्वारा चलाया गया आंदोलन है वो चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी के द्वारा चलाया गया। चंपारण बिहार में नील की खेती के लिए किसानों पर जो अत्याचार होते थे, जैसे दक्षिण अफ्रीका में जुलू वाला, और यहाँ पर नील की खेती के लिए गांधी जी को किसने बुलाया था? ये क्वेश्चन पूछते रहता है कि गांधी जी किसके आग्रह करने पर बिहार गए थे? वो रहने वाले तो गुजरात के थे, फिर वहां बिहार क्यों गए? तो किसी ने बुलाया उनको, अखबारों में इनकी खबरें छपती थी, बड़ा अंग्रेजों ने इन्हें सम्मानित किया था, पदक दिया था। तो ये छवि थी इनकी कि ये बहुत अच्छे जो है वो आंदोलनकारी है, लोगों को जोड़ने की कला इनके अंदर है।
मध्यस्थता बहुत अच्छे से कर सकते हैं मजदूरों के बीच में और अंग्रेजी सरकार के बीच में, अपनी बातों को, अपने पक्ष को अच्छे से रख सकते हैं। तो पंडित राजकुमार शुक्ल जी के आग्रह पर ये कहां गए? बिहार गए, चंपारण गए। किसानों को राहत मिली, गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह। और जब आदमी एक बार सफल हो जाता है तो उसे दूसरी जगह बुलाया जाता है। तो फिर वो कहां गए? खेड़ा गुजरात। अब उन्होंने सोचा जब मैं बिहार में आंदोलन कर सकता हूं तो अपने प्रांत में क्यों नहीं? तो खेड़ा गुजरात में फसल खराब होने के बावजूद सरकार जो है उनसे बहुत अधिक लगान वसूल कर रही थी। फसल खराब होने के बावजूद सरकार उनसे बहुत अधिक लगान वसूल कर रही थी और इसके विरुद्ध यह आंदोलन उनके द्वारा चलाया गया। सरकार को झुकना पड़ा, लगान उनका माफ कर दिया। इसके बाद में जो उनका सबसे बड़ा आंदोलन, प्रमुख आंदोलन, राजनीति में उनका सक्रिय प्रवेश और गांधी युग का प्रारंभ 1919। घटना क्या है कि अंग्रेजों ने जो है उस समय एक एक्ट लाया था, रॉलेट एक्ट। सर सिडनी रॉलेट ने कुछ नियम बनाए थे और कांग्रेस ने पहले ही बोल दिया था कि आपके जो समिति है जिसके अध्यक्ष सर सिडनी रॉलेट है, इन्होंने ढेर सारे कानून बनाए हैं, कुछ नियमावली लाई है, पर हमें इन 2-3 चीजों पर आपत्ति है, कृपया आप इन्हें लागू न कीजिए। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की मांगों को अस्वीकार किया और वही रॉलेट एक्ट लागू किया। उसमें एक शर्त थी कि शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। काय के आधार पर? शक के आधार पर अनिश्चित काल के लिए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। गुनाह नहीं किया है उसने, गुनाह करने का शक है कि ये गुनाह कर सकता है। तो ये प्रिवेंटिव एक्ट था वैसे ये, लेकिन अब एक्ट तो सही हो सकता है लेकिन लागू करने का तरीका गलत था उसका। अब क्रांतिकारियों को या राजनीतिक आंदोलन से जुड़े हुए लोगों को कभी भी गिरफ्तार कर सकते थे और कांग्रेस को शक था कि हमारे लीडरों को गिरफ्तार करने के लिए ये एक्ट लाया गया। अब इन्होंने विरोध किया और विरोध करने के चक्कर में एक बड़ी घटना घट गई जिसे हम अलग से पढ़ेंगे। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये घटना घट गई। अब रॉलेट एक्ट आया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, फिर भी ब्रिटिश सरकार है कि भारतीयों की बातों को समझने को तैयार नहीं। तब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। तो गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन कब चलाया गया? 1920 में गांधी जी के द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा प्रथम आंदोलन, और वो है असहयोग आंदोलन। कब चलाया? 1920। शुरुआत हुई है इसकी 1 अगस्त 1920 बॉम्बे अधिवेशन में स्वीकृति मिली। और उसके बाद में यदि इसके कार्यक्रम देखें तो क्या करना था? तो विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, फिर स्वदेशी की तर्ज पर था, तो स्वदेशी अपनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना पड़ेगा। सरकारी उपाधियों का क्या? अंग्रेज क्या करते थे? ये हमसे खुश रहे, हमारी वाहवाही करे, तो उनको कोई उपाधि दे देते थे और उपाधि प्राप्त करने के बाद में ये अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ बोलते ही नहीं थे, तो उस दबाव में रहते थे। बोला ये तुम्हारी उपाधि तुम ही रखो, हमें नहीं चाहिए। सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार, खादी का प्रसार, ये सब कार्यक्रम उसमें रखे गए। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922। अब यहां देखेंगे कि ये जो असहयोग आंदोलन है, इस कार्यक्रम के प्रमुख घटना है। तो 1919 रॉलेट एक्ट का विरोध। असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया? इस रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए, उसे रद्द करवाने के लिए। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में हुआ था, इसका विरोध करना था। लेकिन घटना क्या घटी यहां पर? 5-6 फरवरी 1922 उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के
चौरा चौरी गांव में एक उग्र भीड़ ने जो है एक पुलिस थाने को आग लगाई और उसमें पुलिसकर्मी जलकर राख हो गए। जब ये घटना गांधी जी तक पहुंची तो वो बड़े दुखी हुए और उन्होंने असहयोग आंदोलन को रद्द करने का निर्णय लिया। जितने भी राष्ट्रीय नेता थे, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चित्तरंजन दास हो, मोतीलाल नेहरू हो, इनको पूरा यकीन था कि आंदोलन अब अपने चरम पर है और वो दिन दूर नहीं जब हमें सफलता मिलने वाली है। लेकिन गांधी जी के विचार ये थे, सत्याग्रह, अहिंसा, ये अहिंसा के पुजारी थे और वो चाहते थे कि साधन पवित्र होना चाहिए। साध्य तो पवित्र है लेकिन उसको प्राप्त करने वाले साधन भी पवित्र होना चाहिए। और यदि कानून के बल पर, शक्ति के दम पर, हिंसा के बल पर यदि हम स्वतंत्रता प्राप्त भी कर लेते हैं तो ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है, वो हमारे लिए लाभदायक नहीं होगी। और उन्होंने इस चौरा चौरी की घटना को दैवीय चेतावनी के रूप में लिया और इस आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया और 10-11 फरवरी को इस आंदोलन को उन्होंने स्थगित भी कर दिया। बाकी सब जो राष्ट्रीय नेता थे उनसे बड़े नाराज हुए। इसके बाद में उनका दूसरा बड़ा आंदोलन जो गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था और वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया? 1930 में। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। जैसे असहयोग आंदोलन की प्रमुख घटनाएं रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरे की घटना। सविनय अवज्ञा आंदोलन को हम दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को उन्होंने प्रारंभ की और 5 अप्रैल को जो है समुद्र के तट पर गुजरात में दांडी पर पहुंचे और प्रातः 6 मार्च को उन्होंने नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। जब आंदोलन अपने चरम पर पहुंच गया तब उस समय के जो वायसराय थे इरविन ने गांधी जी को बुलाया और बोला कि हम आपकी बातों पर विचार करने के लिए तैयार है, पर बैठ के उसके लिए बात करना पड़ेगा। तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछ लिया जाता है। प्री के जो हमारी जो पीडीएफ है ये वो प्री के हिसाब से बनी हुई है। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। क्वेश्चन बन जाता है गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन के समय की घटना है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। तो किस आंदोलन के समय की? सविनय अवज्ञा आंदोलन 5 मार्च 1931। इसी आंदोलन से जुड़ी हुई एक घटना है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट कब की घटना है? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर और गांधी जी के बीच में एक समझौता हुआ है और 1932 में। इसी आंदोलन के बीच की एक घटना है, कौन सी? गोलमेज सम्मेलन। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है, ब्रिटेन में चुनाव होने वाला है, तो इसलिए वो चाहते थे कि यहाँ की समस्याओं का निराकरण जो है वो जल्दी से हो जाए। तो उन्होंने इसके लिए भारत में पहले दल भेजते थे, हम उसका विरोध कर रहे थे। साइमन कमीशन 1927 में गठन किया, 1928 में भारत आया, हमने उसका विरोध किया। तो अंग्रेज सरकार ने बोला कि अब आपका सर्वदलीय सम्मेलन ब्रिटेन में ही आ जाए। तो लंदन में 1931, 1932 और 1933 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। कितने? 3 गोलमेज सम्मेलन। कहां पर? लंदन में। 1931 प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 1932 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और 1933 तृतीय गोलमेज सम्मेलन। जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ 1931 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उसमें कोई प्रतिनिधि नहीं था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत का सबसे बड़ा दल है और वही उसमें प्रतिनिधि नहीं है। अब यदि उनके अनुपस्थिति में कोई निर्णय ब्रिटिश सरकार ले भी लेती है, यहां आते बराबर क्या होगा? आंदोलन होगा।
तो उन्होंने उस गोलमेज सम्मेलन को असफल घोषित किया। वायसराय इरविन को फैक्स किया कि आप पहले कांग्रेस के साथ में कोई समझौता करें, कांग्रेस को यहाँ पर गोलमेज सम्मेलन के लिए भेजे। तो उन्होंने गांधी जी के साथ में समझौता किया 5 मार्च 1931। इसे बोलते हैं गांधी इरविन सम्मेलन। गांधी जी की 11 सूत्री जो मांगी थी उसमें से कुछ मांगों को स्वीकार किया गया। और गांधी जी ने क्या बोला, अब हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को रद्द करते हैं, इसे यहीं पर समाप्त करते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ 1932 में लंदन में। गांधी जी गए वहां पर। गांधी जी के साथ में कोई दल नहीं गया था, गांधी जी गए थे और उन्होंने बोला कि मैं अपनी बातें वहां पर रखूंगा। गोलमेज सम्मेलन ऐसा एक टेबल होता था और पूरे राजनीतिक दल जो थे उनके सबके प्रतिनिधियों को उसके आसपास बैठाया जाता था, ताकि सब, कोई दल छोटा न कोई बड़ा, सबको बराबर बोलने का अधिकार हो। दलित संघ से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर गए थे और उन्होंने अपनी मांग रखी, कौन सी, पृथक प्रतिनिधित्व, दलितों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की मांग रखी। और उन्होंने अपना पक्ष रखा कि भारत में जो है मुस्लिमों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व है, पंजाब में सिखों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व है, ईसाइयों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व है, तो फिर दलितों के लिए क्यों? उन्होंने ये मांग रखी और उनकी मांग जो है वो स्वीकार की गई। गांधी जी जब वापस आए तो साथ में तो कोई नहीं गया था, लेकिन स्वागत के लिए बहुत बड़ी भीड़ उनके साथ में। पर जैसे ही वो जहाज से बाहर उतरे, उन्होंने बोला कि ज्यादा शोर शराबा, खुशी मनाने की जरूरत नहीं है, मैं एकदम खाली हाथ लौटा हूं, आपके लिए कुछ भी लेकर नहीं आया। और वो सीधे पुणे की उन्होंने फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की घोषणा कर दी। जैसे ही उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की घोषणा की, उन्हें लॉर्ड इरविन ने इरविन समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाकर उन्हें जेल में भेज दिया। और कहां भेजा? पुणे के यरवदा जेल में भेज दिया। क्योंकि दलितों की पृथक प्रतिनिधित्व की मांग स्वीकार हो गई थी और इसे एक नाम दिया गया कम्युनल अवार्ड। क्या नाम दिया गया? कम्युनल अवार्ड 1932। घोषणा किसने की थी? रेमजे मैकडोनाल्ड। तो यहीं पर बड़ी एक के बाद एक महत्वपूर्ण घटनाएं घटी है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन गांधी इरविन समझौता, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड के बाद में पूना पैक्ट और पूना पैक्ट के बाद में तृतीय गोलमेज सम्मेलन। क्रम से जमाने के लिए घटना आती है। फिर कांग्रेस जब गांधी जी को जेल में बंद कर दिया, फिर उन्होंने असहयोग आंदोलन रद्द कर दी, सविनय अवज्ञा आंदोलन रद्द कर दिया। अब उनको लगा कि अब मेरी जरूरत ही नहीं है, तो सक्रिय राजनीति से एकदम वो अलग हो गए। तीसरा आंदोलन उन्होंने कौन सा चलाया? भारत छोड़ो आंदोलन 1942। और उसमें नारा कौन सा दिया था? करो या मरो का नारा दिया था। गांधी जी के जीवन की महत्वपूर्ण तिथियां अभी हमने पढ़ा। जन्म 1869, लंदन गए 1888, बैरिस्टर बनकर भारत में लौटे 1891, दक्षिण अफ्रीका गए 1893, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे 1915, चंपारण सत्याग्रह 1917, खेड़ा सत्याग्रह 1918, असहयोग आंदोलन 1920, दांडी मार्च या सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, गांधी इरविन समझौता 1931, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, भारत जो स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 और इनकी जो हत्या हुई है 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 के गांधी जी के प्रमुख विचारों की यदि हम बात करें तो सत्याग्रह सत्य ही ईश्वर है, उनका एक शब्द जो आज भी जीवन को सही दिशा देने के काम में आता है। सत्याग्रह, सत्य ही ईश्वर है, सत्य का पालन ही जीवन का मूल मंत्र है। अहिंसा, अहिंसा मतलब किसी भी प्रकार की, मन से, वचन से, कर्म से किसी भी प्रकार की हिंसा न करना। मतलब ऐसा नहीं कि कोई कायरता है, वो अहिंसा को कायरता नहीं बल्कि साहस का प्रतीक मानते हैं।
हिंसा तो कोई भी आदमी गुस्से में कर लेता है, लेकिन अपने विचारों को संयमित रखते हुए अपनी बात रखना वही अहिंसा है। सत्य के लिए आग्रह और अन्याय के खिलाफ अहिंसक संघर्ष को उन्होंने क्या नाम दिया? सत्याग्रह। स्वदेशी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और उसके स्थान पर देशी वस्तुओं का प्रयोग। अंग्रेज तो व्यापारी है, व्यापार करने के लिए आए हैं, हम उनसे व्यापार करना बंद कर देंगे, परेशान होकर खुद ही वापस चले जाएंगे। सर्वोदय मतलब सभी का उदय, सभी का उत्थान। समाज के अंतिम पंक्ति पर बैठा हुआ जो व्यक्ति है, दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र में बैठा हुआ जो व्यक्ति है, उसका भी विकास करना सर्वोदय है। ट्रस्टीशिप कि धन जो है उसका मालिक नहीं है, मेरे पास ज्ञान है तो मैं उसका मालिक नहीं हूं, मुझे ईश्वर ने दिया है तो मुझे क्या करना है, उसे संभाल के रखना है और लोगों के कल्याण के लिए खर्च करना है। यदि किसी का बहुत अधिक दिमाग है और उसने बहुत अधिक संपत्ति कमा ली है, तो उस संपत्ति को तिजोरी में बंद करके नहीं रखना है, बल्कि वो उसका ट्रस्टी बने और लोगों के कल्याण के लिए उसका उपयोग करे। ग्राम स्वराज की गांव का जो यदि उन्नति करना है, पूरे देश का विकास करना है, तो ग्राम पंचायतों को स्वतंत्रता देना पड़ेगा। तो उन्होंने ये जो सरपंच प्रणाली या स्थानीय स्वशासन की बात कर रहे हैं, ये गांधी जी की महत्वपूर्ण देन है। गांधी जी के रोचक तथ्य यदि देखें तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी को इन्होंने क्या बोला? गुरुदेव। इन्होंने नाम उनको गुरुदेव दिया और उन्होंने इनको क्या नाम दिया? महात्मा। दक्षिण अफ्रीका में उनका नाम बैरिस्टर गांधी था। गांधी जी सप्ताह में एक दिन मौन रहते थे, और वो दिन कौन सा था? सोमवार। सोमवार के दिन वो मौन रहते थे। गांधी जी प्रतिदिन बकरी का दूध पीते थे, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। उनकी सबसे प्रिय पुस्तक कौन सी है? भगवत गीता। उनका पसंदीदा भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए। गांधी जी ने अपने जीवन में 18 भाषाओं का अध्ययन किया। अपने बारे में सोचिए, अभी तक हमें कितनी भाषाएं आती है? गांधी जी कितनी भाषाएं आती है? 18। गांधी जी ने कभी भी कोई सरकारी पद स्वीकार नहीं किया। जहां दूसरे लोग जो है वो स्वतंत्र भारत हो रहा है तो गवर्नर बन जाएंगे, शिक्षा मंत्री बन जाएंगे, ये वो, जैसे उन्होंने किसी ने बोला था कांग्रेस के लोग जो है वो काय के भूखे हैं? पदों के भूखे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बोला था पदों के भूखे। लेकिन इन्होंने कभी कोई सरकारी पद स्वीकार नहीं किया जीवन में। देश आजाद हो गया, आजादी में सबसे बड़ा योगदान गांधी जी का माना जाता है। वो चाहते तो उनके लिए कोई भी पद जो है वो आरक्षित था, चाहे वो प्रधानमंत्री की बात करते, राष्ट्रपति की बात करते, लेकिन उन्होंने कभी भी कोई पद स्वीकार नहीं किया। प्रसिद्ध कथन उनके गांधी जी के कि आप स्वयं बदलाव बनिए, तो आप जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। बिल्कुल सही है कि आप जो दूसरों को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को बदलना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि बच्चा हमारा सुबह 6 बजे ना आए तो 5:30 बजे उठ के नहाओ, बच्चा खुद ब खुद नहाने लग जाएगा। नहीं तो आप बिस्तर में लेटे लेटे बोल रहे बेटा नहा ले, बेटा नहा ले, बेटा नहा ले, तो नहाएगा क्या? नहीं। दुनिया में जो बदलाव लाना चाहते हैं वो बदलाव सबसे पहले अपने अंदर लाना पड़ेगा। आंख के बदले आंख, आंख के बदले आंख पूरे विश्व को अंधा कर दे। इसलिए इसका निदान क्या बताया? अहिंसा। अहिंसा नहीं करना है। यदि आंख के बदले आंख ही यदि हो जाए जैसे को, तो ऐसा ही होने लग जाए, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। इसमें कमजोर कभी क्षमा नहीं कर सकता। क्षमा करना वीरों का गुण है, दूसरों को माफ करना वीरों का गुण है। कमजोर तो कमजोर ही है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये कांग्रेस का है लेकिन गांधी जी का नहीं। किसका है? बाल गंगाधर तिलक का है। कांग्रेस का प्रतीक जो है वो चरखा है। कांग्रेस का जो प्रतीक, जो उनका ध्वज होता था कांग्रेस का, तो उसमें काय का चिन्ह बना हुआ होता था, चरखे का प्रतीक होता था। लास्ट स्लाइड जो है, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, इसके विषय में हमने चर्चा कर ली है, फिर भी एक बार देखेंगे इसे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया दूसरा महत्वपूर्ण आंदोलन। गांधी जी ने कब शुरुआत कब की उसकी? 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा की
5 अप्रैल को वहां पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। कानून तोड़ने के साथ साथ विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, कर न देने और सरकारी संस्थाओं के बहिष्कार का आह्वान किया। यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया और ब्रिटिश सरकार की नींव हिला दी और इसकी जो धमक है वो ब्रिटेन तक पहुंची और ब्रिटेन से आया कि भाई गोलमेज सम्मेलन बुला लेते हैं, हम आपको यहां पर बुला लेते हैं। 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता। सरकार जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद ब्रिटिश सरकार और गांधी जी के बीच समझौता हुआ। शर्तें क्या थी कि राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाए। वे अंग्रेजों ने जो रॉलेट एक्ट के तहत या विभिन्न कानूनों के तहत कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया था, तो जिनके ऊपर वास्तव में फौजदारी मुकदमा है, लड़ाई झगड़ा मारपीट का मुकदमा है, तो उनको तो ठीक है, लेकिन जो सिर्फ सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण, असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण यदि लोगों को गिरफ्तार कर लिया है तो उसे क्या कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। जब्त की गई संपत्ति लौटा दी जाए। समाचार पत्र प्रकाशित कर रहे थे तो उनकी संपत्ति जब्त कर ली। अब उन्होंने किसी के साथ कोई मारपीट तो की नहीं, तो उनकी संपत्ति लौटा दी जाए। कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने तथा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की सहमति दी। तीनों गोलमेज सम्मेलन की बात करें हम तो 3 गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तारीख से याद रखना। कभी हम 30 बोल देते हैं, कभी 31 बोल देते हैं, तो उसका कारण क्या है? नवंबर 1930 में प्रारंभ हुआ और जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित हुआ। कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया। इसमें ब्रिटिश सरकार, रियासतों के प्रतिनिधि और अन्य दलों ने भाग लिया। तो अन्य दलों में एक व्यक्ति ऐसा भी है जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और वो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ये क्वेश्चन बनता है। जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल हुआ तो फिर क्या हुआ? 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता। और समझौते की शर्त क्या थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करेंगे और कांग्रेस जो है वो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ने फिर कांग्रेस ने शिरकत की। गांधी जी गए उसके प्रतिनिधि के रूप में। सितंबर से दिसंबर 1931 तक लंदन में आयोजित महात्मा गांधी कांग्रेस का इस आयोजन हुआ। कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि बनकर गांधी जी गए, लेकिन किसी भी ठोस विषय पर कोई समाधान नहीं निकल सका। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932, नवंबर से दिसंबर 1932 तक लंदन में आयोजित। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया और ये सम्मेलन भी क्या हो गया? असफल हो गया। लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की एक घटना जो अभी हमने बताई, रैमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड, कम्युनल अवार्ड। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932 में अछूतों या दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था को स्वीकार कर लिया। महात्मा गांधी ने इसका विरोध करते हुए आमरण अनशन प्रारंभ किया। आमरण अनशन मतलब मृत्यु तक। ठीक, आज भी इसका उपयोग हो रहा है उनके इस हथियार का। अभी जो है सोनम वांगचुक जी ने अनशन प्रारंभ किया था और सफलता भी मिली। तो महात्मा गांधी ने इसका विरोध करते हुए आमरण अनशन प्रारंभ किया। कब से किया? ये डेट पूछ ली जाती है। तो 20 सितंबर 1932। कहां से? यरवदा जेल पुणे से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं गांधी जी के बीच समझौता हुआ, जिसे पुनः पैक्ट कहा जाता है। जब दूसरे राजनीतिज्ञ थे, मोतीलाल नेहरू वगैरह, इन लोगों ने गांधी जी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, तेज बहादुर सप्रू विशेष रूप से, इन्होंने गांधी जी को समझाया, अंबेडकर जी को समझाया कि गांधी जी की बड़ी जरूरत है और आपकी मांगों को हम अलग तरीके से इसे पूरा करेंगे। आप जो है वो गांधी जी के साथ में बातचीत कर लें। तो अंबेडकर जी गए और उनके साथ में बात हुई और उन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके अंतर्गत समझौता क्या हुआ? पृथक निर्वाचिका के स्थान पर सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की व्यवस्था की गई, जो आज तक कायम है। अब उसका विरोध भी होता है, लेकिन ये तो पहले से ही है। आज तक जैसे मध्य प्रदेश में लोकसभा की
4 सीटें, लोकसभा की 4 सीटें, और अनुसूचित जनजाति के लिए 6 और अनुसूचित जाति के लिए 4 सीटें प्रत्यक्ष से आरक्षित की गई है। भारत छोड़ो आंदोलन तीसरा महत्वपूर्ण आंदोलन जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, 8 अगस्त 1942 को शुरुआत की गई। स्वीकार कब किया गया इसे? बंबई अधिवेशन में स्वीकार। ये क्वेश्चन बड़े कठिन हो जाते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब चला है ये सब पता है, लेकिन किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? बंबई अधिवेशन में स्वीकार किया। ग्वालियर टैंक मैदान से गांधी जी ने पहली बार हिंसक भाषण दिया, मतलब इतना उग्र भाषण दिया कि ऐसा बोला जाता था, अखबारों में दूसरे दिन खबर छपी थी कि गांधी जी के अंदर कोई जिन्न आ गया था। गांधी जी के विचार ही नहीं थे, गांधी जी ने कोई और बोल रहा है करके, मतलब इतना लोगों में जोश भरने वाला भाषण दिया था। और पहली बार जो अभी तक सत्याग्रह अहिंसा की बात कर रहे थे, उन्होंने पहली बार डू एंड डाई का नारा दिया, करो या मरो का नारा दिया। कब? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी सहित कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर दिया गया। ये क्वेश्चन बन गया था एक बार, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 8 अगस्त को, 9 अगस्त को, दोनों तारीख थी। लेकिन जबकि होना क्या था, 8 अगस्त को आंदोलन की शुरुआत और 9 अगस्त को वास्तविक शुरुआत हुई। कांग्रेस के सारे जो बड़े लीडर थे उन्हें भूमिगत कर दिया, बंद कर दिया। किसी को आगा खान पैलेस में बंद कर दिया, किसी को जेल में बंद कर दिया, जिसको जहां जगह मिले वहां पर उनको गिरफ्तार करके नजरबंद कर दिया गया। इसके बावजूद यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त रूप से पूरे देश में फैला। अब कोई बताने वाला नहीं है कि क्या करना है। उसके बावजूद पब्लिक ने जो स्वयं एक्शन लिया और स्वयं काम करना शुरू कर दिया, इसलिए इसे क्या कहते हैं? स्वतः स्फूर्त आंदोलन। छात्रों, युवाओं, महिलाओं, किसानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। यह आंदोलन अंग्रेजों की जड़ें हिला देने वाला आंदोलन सिद्ध हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो दांडी यात्रा 12 मार्च 1930, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, पूना पैक्ट तारीख से याद रखना है 24 सितंबर 1932। क्या बताएं? 24 सितंबर 1932। 24 सितंबर 1932। और भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942। कल का जो हमारा टॉपिक होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए मुद्दे होंगे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, स्वराज दल, इससे संबंधित घटनाएं हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल ऐसे ही बेहतर क्लास के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खत्म तो नहीं।